हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम एग्ज़ाम से पहले एवं एग्ज़ाम के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसको लेकर बनाया गया है। तो ये शुरुआत करते हैं। तो पहला है परीक्षा देने देने समय हमें क्या लेकर जाना है। तो हमें प्रवेश पत्र लेकर जाना है और साथ में पहचान पत्र लेके जाना है, जिसमें आप आधार कार्ड ले सकते हैं या अपने ऑफिस के आइडेंटिटी कार्ड कार्ड ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं। ये मैंडेटरी है कि लेकर जाइएगा, बाद बाकी वहाँ पर जैसे ही सिचुएशन बनेगी वैसा देखा जाएगा। फिर इसके बाद है नीली काली बॉल पेन लेना है, 2-3 बॉल पेन रख लीजिएगा। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को परहेज़ कीजिएगा। और दूसरा हमारा पॉइंट है परीक्षा भवन में क्या क्या ध्यान हमें रखना है। तो परीक्षा भवन में सबसे बड़ी चीज़ है कि शांतिपूर्वक हमें निर्देशों का पालन करना है। जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होंगे उनके निर्देश जो भी देंगे उन्हें हमें शांतिपूर्वक उनके निर्देशों का पालन करना है। उत्तर पुस्तिका को ना शांत मन से भरना है, उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उत्तर पुस्तिका में क्या क्या होगा, तो इसमें विषय है, तो विषय हमारा हो गया हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण। और उसके बाद हमारा ये रोल नंबर होगा। इसमें हमें क्या करना है, अंकों में भरना है और शब्दों में भी भरना है। परीक्षार्थी का नाम होना चाहिए, ये भी नाम हमें भरना है, इसमें पदनाम भरना है। और जिस जिस विभाग से हैं आप उस विभाग का नाम और उसका पता भरना है यहाँ पर। फिर उसके बाद किस ज़िले में आपकी पोस्टिंग हुई है वो ज़िले का नाम हमें यहाँ डालना है। फिर प्रमंडल का नाम डालना है उस ज़िले का, और फिर पृष्ठों की संख्या डालनी है और साथ में दिनांक डालना है। तो ये सब का एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि वहाँ पर हड़बड़ी ना हो। अब तीसरा चीज़ है वो है पारंपरिक टॉपिक्स कैसे हल करेंगे। अगर मान लीजिए पारंपरिक टॉपिक्स आते हैं जैसे कि होली हो गया, छठ हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, बाढ़ हो गया, अल्प वर्षा हो गया, शराबबंदी हो गई, वर्षा जल चयन हो गया, सूखा हो गया, या कार्यालय में बायोमेट्रिक या साफ़ सफाई जैसी अगर इस तरह का एक पारंपरिक टॉपिक्स आते हैं तो आप आसानी से हल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मेट पहले से बना हुआ रहेगा। क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए हैं अब तक। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे तो आप सीरियल वाइज बनाना स्टार्ट करें, मतलब पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन बनाएं। अगर कोई रैंडम टॉपिक्स आ जा रहा है, अगर रैंडम कोई भी टॉपिक आ जाए, जैसे बिहार दिवस के बारे में पूछा जाए या स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूछा जाए या ईद के बारे में पूछा जाए, गांधी जयंती के बारे में पूछा जाए, 7 निश्चय योजना से संबंधित अगर कोई भी पूछा जाए, अगर वो टॉपिक्स हमें नहीं आ रहा है या इसके अलावा और भी कोई अदर टॉपिक्स पूछा जाए, जो कि टॉपिक्स देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि इसे हम सॉल्व अभी नहीं कर सकते हैं, तो उस क्रम में क्या करना है कि पहले क्या करें कि अशुद्ध वाक्य को बना लीजिए, फिर उसके बाद संक्षेपण बना लीजिए, और संक्षेपण बनाने के बाद तब इन दोनों को बनाइए, मतलब जो प्रारूपण है और जो टिप्पण है उनको तब बनाइए। और उस सिचुएशन में क्या करना है कि जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर फॉर्मेट का फॉलो करना है, और फिर जो समझ में आए वो बीच में हमें लिखना है। किसी भी हाल में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वो अथवा वाला है तो उन दोनों में से कोई एक को बनाना है, तो जनरली सभी संक्षेपण ही बनाते हैं, तो संक्षेपण ही बनाना है। तो किसी भी हाल में कोई भी मैंडेटरी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब आते हैं अगला जो हमारा है कि इसमें कुछ गेस क्वेश्चन भी दिया जा रहा है ताकि इसको कम से कम इसको प्रैक्टिस तो कर ही लिया जाए। जैसे दुर्गा पूजा दिया हुआ है, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा और छठ का सीज़न है, तो ये ज़्यादा चांस है कि इन दोनों में से कोई एक हो सके। फिर बाढ़ की सिचुएशन तो अपने यहाँ बनी ही रहती है। फिर गांधी जयंती है, स्वतंत्रता दिवस है। तो जनरली क्या है कि दुर्गा पूजा, छठ, बाढ़, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, इस पे क्या हो सकता है कि इन्हीं में से हो सकता है कि इन्हीं में से प्रारूपण और टिप्पणी दोनों पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि इनमें से कुछ भी ना पूछा जाए। तो इसी के भरोसा नहीं रहना है, लेकिन कम से कम इतना को तो प्रैक्टिस पूरा करना ही है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको जो पिछली वीडियो में जो PDF दी गई है उसमें ये सभी मिल जाएंगे। अब आते हैं अशुद्धि के लिए क्या हमें तैयारी करना है। तो अशुद्धि में ये कुछ ऐसी अशुद्धियाँ यहाँ पर दी गई है जो कि बार बार पूछे गए हैं। एक दो ऐसे हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको कम से कम पूरा कंप्लीट करके जाना है। और साथ में जितने भी PDF में दिए गए हैं उन सबको भी एक बार देख के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ देखिए, उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली। तो यहाँ पर जो ये की सज़ा है ये तो गलत बात है। एक चूँकि मृत्यु दंड एक प्रकार की सज़ा ही है, तो बस इसे लिखेंगे उसे मृत्यु दंड मिला। अब आते हैं सायंकाल के समय। तो देखिए सायंकाल में ही समय छिपा है, तो इसको हटा देंगे तो हमारा हो गया सीधे सायंकाल बैठक होगी। कृपया 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। अब यहाँ देखिए ये जो इसमें से या तो हम कृपया को काट दें या कृपा को काट दें। तो अगर मान लेते हैं हम कृपा को काटते हैं तो कैसे बनेगा, तो कृपया 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे कृपया 2 दिनों की छुट्टी दे। और या फिर अगर हम कृपया को काटते हैं तो हो जाएगा 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। तो ज़्यादा बेटर ये है कि 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, ये लिखें। अब है अगला, मेरे पास केवल 2 रुपये मात्र है। तो यहाँ देखिए केवल और मात्र दोनों क्या है, एक ही
एक ही मीनिंग देते हैं तो हमें कोई एक को रखना है। तो हमें क्या करना है, अगर हम केवल को काटते हैं तो हमारे पास हो गया कि मेरे पास 2 रुपये मात्र है, सही है। अगर हम मात्र को काटते हैं तो मेरे पास केवल 2 रुपये है, ये भी सही है। तो जो भी करना है कर लीजिएगा। अब है यहाँ सविनय पूर्वक निवेदन है, तो यहाँ जो पूर्वक है ना वो अलग हो जाएगा, इसको हटा देना है, तो सीधा होगा सविनय निवेदन है। अगला पर आते हैं, राज्य की वर्तमान मौजूदा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो यहाँ देखिए वर्तमान और मौजूदा दोनों क्या है, सेम मीनिंग का है, तो हमें दोनों में से किसी एक को ही रखना है। तो हम याद, अगर हम मौजूदा को काटते हैं तो होगा राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या आप वर्तमान को काटते हैं तो राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तमाम देश भर में इसकी चर्चा हुई। अब यहाँ देखिए ये तमाम और देश भर में, इन दोनों का हम एक साथ यूज ना करेंगे। या तो हम ऐसे लिखें कि तमाम देश में इसकी चर्चा हुई, या ऐसे लिख सकते हैं देश भर में इसकी चर्चा हुई। वह जुर्माने द्वारा दंडित हुआ। यहाँ दंडित होना और जुर्माना दोनों एक ही तरह का है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि उसे जुर्माना किया गया। वे परस्पर एक दूसरे से गुथ गए। तो यहाँ देखिए परस्पर और एक दूसरा दोनों सेम मीनिंग दे रहा है, तो कोई एक को ही लेके चलना है। तो वे परस्पर गुथ गए, या वे एक दूसरे से गुथ गए। यह चित्र जब मैं छात्र था उस समय का। अब यहाँ देखिए इस सब में हमने तो देखा कि मतलब एक ही मीनिंग के 2 वर्ड आ रहे थे, तो उनमें से हमें एक को अलग करना था। अब यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा सेंटेंस हमें क्या करना होता है, उसे अरेंज करना होता है पूरे के पूरे। जैसे यह देखिए, यह चित्र जब मैं छात्र था उस समय का है, तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह चित्र उस समय का है जब मैं छात्र था। फिर आगे आते हैं, उसने मंत्री जी को एक फूलों की माला दी। तो एक फूलों की माला नहीं होगी, क्या होगी, फूलों की एक माला दी। तो क्या होगा, उसने मंत्री जी को फूलों की एक माला पहनाई। अब अगला है, कई बाजार के दुकानदारों ने हड़ताल की। अब देखिए बाजार तो एक है, उसमें के कई दुकानदार हो, तो क्या होगा, बाजार के कई दुकानदारों ने हड़ताल कर दी। अब आगे देखते हैं, मैंने तुलसी अपनी बारी से उखाड़ कर लगाई। तो अब यहाँ देखिए इसे भी हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो क्या होगा, मैंने तुलसी उखड़वा कर अपनी बारी में लगवाई। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें ये तो एक क्वेश्चन होना चाहिए, हो भी सकता है न भी हो सकता है, लेकिन इसे देखे जाना है। क्या है कि मैं वह और तुम कलकत्ता जाएंगे। तो जब भी ऐसा रहता है पॉजिटिव सेंस में रहे, तो हमेशा जो होता है पॉजिटिव सेंस में रहने पर हमेशा मध्यम पुरुष होता है वो, मतलब ऐसे समझिए फर्स्ट सेकेंड पर्सन जो होगा वो पहले होगा, मतलब सेकेंड पर्सन पहले होगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा थर्ड पर्सन आएगा, और तब फर्स्ट पर्सन होगा। मतलब ये जो है वो मध्यम पुरुष पहले रहेगा, फिर अन्य पुरुष, और फिर उत्तम पुरुष आएगा। और जो क्रिया होगी वो हमेशा हमेशा वो प्लूरल में होगी। तो तुम, वह और मैं कलकत्ता जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, पहले तुम यहाँ मैं, वह और तुम कलकत्ता जाएंगे, तो इसमें पहले तुम आएगा, फिर आएगा वह, तो ये हमारा हो गया 2, ये हमारा 3 हो गया, और मैं, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। तो हमें बस याद रखना है, तुम, वह और मैं कलकत्ता जाएंगे। अगर मान लीजिए 2 है तो भी यही रूल फॉलो करना है। मतलब अगर मान लीजिए कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो हमें सेकंड पर्सन को पहले रखना है, थर्ड पर्सन को बाद में रखना है। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, तो हमें क्या करना है, थर्ड को पहले रखना है और फर्स्ट को हमें बाद में रखना है। जैसे देखिए, मैं और तुम बाज़ार जाऊँगा, ये गलत सेंटेंस है, क्या होगा, सेंटेंस होगा तुम और मैं बाज़ार जाएंगे। उसके बाद आते हैं, मैं और वह स्कूल जाएंगे, ये भी गलत है। हमें क्या करना है, वह पहले आएगा, वह और मैं बाज़ार जाएंगे, फिर वह और तुम कल जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए तुम का क्या होता है, प्रभाव ज़्यादा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग चला जाएगा, मतलब तुम और वह कल जाओगे। लेकिन अगर तुम की जगह पर आप रहेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर फिर वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे आप और वह कल जाएंगे। अब कुछ बातें हमें नोट करके यहाँ पर रखनी है कि जैसे भात है, दही है, प्राण है, आंसू है, ये सभी जो है ये इतने तो कम से कम याद रहने चाहिए कि भात, दही, प्राण, आंसू ये पुल्लिंग होते हैं, और ये हमेशा इनके साथ पुल्लिंग का हम यूज करेंगे, ठीक है। और पुल्लिंग में भी अगर प्राण है और आंसू है तो इसके लिए बहुवचन का यूज करेंगे। बात हो गई और किताब हो गई, कम से कम ये 2 याद रखना है कि ये दोनों स्त्रीलिंग होते हैं, तो इनके साथ हम हमेशा स्त्रीलिंग का ही यूज करेंगे। अब हम अगला देखते हैं, अगला है हमारा
वह सकुशल पूर्वक पहुंच गया। अब इसमें क्या है कि इसमें दो तरह की चीज़ें हो गई। इसको कैसे बनाएंगे, वह सकुशल पहुंच गया या वह कुशल पूर्वक पहुंच गया। कैसे बनाएंगे, वह सकुशल पहुंच गया या वह कुशल पूर्वक पहुंच गया। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। ये भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, तो तकरीबन आने के चांसेस इसके भी रहेंगे। तो अनेकों नहीं होता है, होता क्या है, अनेक होता है। तो लिखेंगे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। खेत में एक भैंस, एक बैल और 3 बकरियां चरते हैं। नहीं, अब यहाँ पर ये 3 वाली जो बहुवचन है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, खेत में एक भैंस, एक बैल और 3 बकरियां चलती है, नहीं चरती है। अब आते हैं, तुलसीदास महान कवि है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस पूरी तरह से सही लगा, लेकिन दिक्कत क्या है, ये बर्तनी में यहाँ पर गलती की गई है। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस पढ़ते समय अगर लगे कि पूरा तरह से सेंटेंस सही है, तो भी हमें क्या करना है, उसके बर्तनी को ध्यान से देखना है कि उसमें तो कहीं नहीं गलत है। तो यहाँ कवि जो है वो कवि इस तरह से लिखा जाता है, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। तो यहाँ पर शस्त्र गलत हो जाएगा, अस्त्र होगा। देखिए, अस्त्र वो होता है जिसे जिसे हम क्या करते हैं, अस्त्र वह होता है जहाँ से गोली या बाण छूटकर दूर जाए। मतलब हम किसी आदमी से फिजिकल नहीं होते हैं, किसी आदमी से फिजिकल नहीं होते, बल्कि दूर से ही हम उसे मार देते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं अस्त्र का। और शस्त्र होता है जिसे हम हाथ में पकड़कर उससे लड़ते हैं, जैसे कि तलवार वगैरह हो गया। वह दंड देने के योग्य है। अब यहाँ देखिए, दंड देने के योग्य नहीं है, वो दंड पाने के योग्य है। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, शोक की जगह पर खेद हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हो गया, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एक फाइनल फॉर्मेट कि हमें किस तरह से प्रारूपण और टिप्पणी बनानी चाहिए। तो आइए फाइनल फॉर्मेट हम देखते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, वो है हमारा प्रारूपण का, ये फॉर्मेट है। प्रारूपण हम कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मेट है, सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है, पत्रांक लिखना है। सबसे ऊपर हमें पत्रांक लिखना है। फिर ये हमें बिहार सरकार का है, बिहार सरकार लिखना है। यहाँ विभाग का नाम लिखना है। अगर प्रश्न में विभाग न दिया रहे तो आप वहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग या मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग लिख सकते हो। वहाँ पर यही दो ज़्यादातर कोशिश कीजिए, यही 2 लिखने के लिए। प्रेषक में क्या है, अगर भेजने वाले का नाम दिया हुआ है तो वो लिखना है, पदनाम लिखना है और कार्यालय का पता लिखना है। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर भेजने वाला का पता नहीं दिया है तो आप इसे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद सीधे ही उसका पदनाम लिखिए और कार्यालय का पता लिख दीजिए। कार्यालय का पता वही बिहार हो जाएगा सीधा उसका। सेवा में आप देखते हैं, तो सेवा में क्या है, पाने वाला का पद लिखना है। यहाँ पर नाम वगैरह नहीं लिखना होता है। यहाँ क्या होता है, उसका बस पद लिखते हैं और कार्यालय का पता लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा ये स्थान होता है कौन सा, तो जनरली आपका जहाँ एग्ज़ाम सेंटर होगा वो वाला स्थान यहाँ पर डाल दीजिएगा। और दिनांक जो है वो हमारा वो 23 अगस्त ही हमें डालना है यहाँ पर। विषय, जो विषय उस प्रारूपण में जो दिया रहेगा, जो प्रश्न रहेगा, उसका विषय हमें क्या करना है, यहाँ डालना है। और इसके संबंध में लास्ट में उसमें ऐड करना है। अब हमें क्या करना है, संबोधन का यूज करना है। तो संबोधन में हम महोदय, महोदया या फिर महाशय का यूज़ कर सकते हैं। तो कोई एक लेकर ही चले। तो जनरली क्या होता है कि महाशय का ही यूज किया जाता है और यही दोनों के संबोधन कर देते हैं। तो इसी को लेकर चलना है हमें। तो क्या कर चलना है, महाशय हो जाएगा। अब फिर क्या करना, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट कर देंगे निर्देशानुसार लिखिए या निर्देशानुसार लिखिए। अगर कोई नियम वगैरह लागू करना है या अगर कोई दिशा निर्देश दिया जा रहा है जो कि बहुत मैंडेटरी है, तो वहाँ पर निर्देशानुसार लिखिएगा। नहीं तो अगर साधारण सा अगर कोई दिशा निर्देश देना है तो वहाँ पर निर्देशानुसार लिखिएगा। तो निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि ये तो लिखना ही लिखना है, यहाँ तक लिखना ही लिखना है। अब उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया है उसके बारे में हमें शुरू करना है। इसमें इस सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बताना है कि आखिर ये कैसे, जैसे बाढ़ की स्थिति है तो बाढ़ की क्या अभी वर्तमान स्थिति क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना है। इसमें मुख्य बात या पिछले पत्र का संदर्भ दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई रेंडर सा आया कि हाँ ये पत्र के संदर्भ में अगर कोई हमें प्रारूपण करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे और उस पत्र का हम संदर्भ उसमें डाल देंगे। दूसरा जो होता है पैराग्राफ। दूसरा, अब जनरली क्या है कि हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि दूसरे से आप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये छोड़ दीजिएगा, इसमें ना प्रारूपण में नहीं दीजिएगा पैराग्राफ। मतलब पैराग्राफ का ना ये जो हमने देते हैं बुलेट पॉइंट, ये हमें नहीं देना है उसमें, ठीक है। ये मतलब प्रारूपण में छोड़ दीजिएगा, लेकिन संचिका में देना है वो। तो आइए अब इसके बाद दूसरा पैराग्राफ में हमें क्या करना है,
यदि बात लंबी मतलब कहने का मतलब इस जो पैराग्राफ सेकंड है इसमें हमें दिशा निर्देश देना है या कोई कार्यवाही देना है या उठाए गए कदम के बारे में हमें इसमें बताना है कि सरकार क्या क्या दिशा निर्देश दे रही है, सरकार क्या क्या कार्यवाही कर रही है, या सरकार मतलब कौन से वो कदम उठा रही है। तो ये हम करेंगे वो दूसरे पैराग्राफ में करेंगे। और इस पैराग्राफ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर बहुत सारे दिशा निर्देश है तो उसे हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। और जनरली करिएगा क्या, टॉपिक ना देकर सीधे स्टार्ट कर दीजिएगा, वो पॉइंट वन लिख कर और टॉपिक इसका मत दीजिएगा, बस सीधा स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि वहाँ पर पेजेज के आधार पर ही हमें देखना है कि उसमें क्या कितना लिखा जा सकता है। जनरली क्या है कि 1.5 पेज कम से कम आना चाहिए, एक जो हम प्रारूपण कर रहे हैं वो कम से कम 1 पेज और दूसरे साइड का हाफ पेज तक आना चाहिए। तीसरा क्या है, तो तीसरा में हमें इसमें क्या करना है, अंतिम पैराग्राफ में उपयुक्त विषय के संदर्भ में अनुरोध या विनती या निर्देश किया जाना है। मतलब जिस हम अधिकारी को लिख रहे हैं, ये बात आप मान के चलिए कि आप उसमें बड़ी अधिकारी हैं और वो आपसे कनिष्ठ अधिकारी है, लेकिन वो भी अधिकारी ही हैं। तो हमारा जो भी उनसे विनती है, अनुरोध ही हम उनसे करेंगे। और जो भी यहाँ पर दिशा निर्देश देंगे वो एकदम से सौम्य लैंग्वेज का हम यूज करेंगे। यहाँ पर जितने भी हम वर्ड लिखेंगे वो सभी सौम्य हुए होना चाहिए और उसमें किसी भी कड़े वर्ड का हम यूज नहीं करेंगे या किसी भी तरह के कड़ा दिशा निर्देश उसमें नहीं देंगे। अब आते हैं यहाँ पर क्या आता है, संलग्न। तो जनरली क्या है कि ये वाला पार्ट नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये रहेगा नहीं तो ये देना ही नहीं है। इधर अब हम अपना यहाँ पर लिखेंगे विश्वासभाजन, यहाँ पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो अब आप अपना नाम एक दिन के लिए भूल जाइए। अगर आपका नाम रमेश है या फिर प्रभात है या फिर वसीम है, तो ये सब अगर कोई भी नाम है तो आज एक दिन के लिए आप अपना नाम भूलिए। और यहाँ पर अपना नाम भूल के भी ना दीजिएगा। आज अपना नाम क ख ग प फ ब या अ ब स लिख ले, फिर उसके बाद अपना पदनाम देना है यहाँ पर। अब क्या है कि जनरली यहीं तक आकर हमारा क्या होता है, यहाँ तक ही हम छोड़ दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ये ज्ञापन और प्रतिलिपि लिखते हैं, चूँकि ये भी प्रारूपण का ही भाग है, तो हमें क्या करना है, ज्ञापांक में हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमने पत्रांक लिखा है वही यहाँ पर डालेंगे। प्रतिलिपि में क्या करेंगे, तो जो भी अधिकारी, जिस अधिकारी को दिया जा रहा है उससे जो बड़ी अधिकारी होगा हम उनका यहाँ पर प्रतिलिपि में नाम देंगे। तो अगर ये देना हो तो दीजिएगा, नहीं देना हो तो नहीं दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक लिख रहे हैं तो आपका प्रारूपण लगभग कंप्लीट हो जाता है। और ये अगर छोटा भी रहेगा तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है। अब आते हैं हम, ये एक विस्तृत फॉर्मेट है जो कि हमारा है, वो है टिप्पण का। ये हमारा विस्तृत फॉर्मेट है, तो यहाँ पर भी देखना है। तो टिप्पण में हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर अपना विभाग का नाम लिखेंगे, जिस विभाग से लिया मतलब जिस विभाग के बारे में क्वेश्चन में दिया हो। और क्वेश्चन में उस विभाग के बारे में नहीं दिया है तो हमें सामान्य प्रशासन विभाग लिख सकते हैं, या सचिवालय विभाग हम लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई ही एक लिखिएगा। संचिका संख्या लिख लीजिएगा। इस सब के बारे में पिछले वीडियो में बहुत सारा दिया हुआ है, तो आप उसमें से कोई भी एक संचिका संख्या याद रखिएगा और वही यहाँ पर लिख दीजिएगा। टिप्पणी संख्या लिखना है। अभी टिप्पणी संख्या कैसे लिखना, मान लीजिए कोई भी एक टिप्पणी संख्या लिख दीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 26 लिख रहे हैं और ये 2026 का चल रहा है, 2026 लिख देंगे। तो इस तरह से हम टिप्पणी संख्या लिख देंगे। अब उसके बाद हम लिखते हैं कृपया अवलोकन किया जाए। ये लिखिएगा, ये कृपया अवलोकन किया जाए। यहाँ पर कोई लाइन वाइन ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है, और सीधा हम लिखेंगे कृपया अवलोकन किया जाए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला पैराग्राफ है उसमें हम नंबरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले पैराग्राफ में क्या करेंगे, हम संक्षिप्त रूप से जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से बताएंगे। यहाँ पर विषय के बारे में नहीं बताएं, तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर विषय लिख देना। और विषय लिखने के बाद कृपया अवलोकन किया जाए पर आएंगे। और उसमें का जो पहला पैराग्राफ होगा उस पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, 1-2 पंक्तियों में हमें क्या करना है, शब्द जो 1-2 पंक्तियों में जो विषय है उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, 1-2 पंक्ति में हमें वो लिख देना है। अगर कोई लेटर का कोई संदर्भ दिया गया हो तो वो देना है। जनरली संदर्भ नहीं रहेगा तो वो हमें उसमें उतना ध्यान नहीं देना है। अब आते हैं दूसरा जो पैराग्राफ होता है, ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस पैराग्राफ में हम क्या कहते हैं, हम इसमें तथ्यात्मक विवरण देते हैं। जैसे प्रकरण से संबंधित आवश्यक तथ्यों को क्रमवार लिखते हैं कि कौन कौन से तथ्य हैं, उन सबको हम क्रमवार लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई दूसरे विभाग से लेटर आया हुआ है तो उस लेटर के अंतर में क्या क्या चीज़ें हैं उसे हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पैराग्राफ में उसे हम लिखते हैं। या अगर हमें कोई अगर बाढ़ से संबंधित या इस सब से संबंधित दिया रहता है
तो हम इस सब से जो भी उसमें का क्या क्या चीज़ हम उठाया जा सकता है या उसमें क्या क्या प्रस्ताव उसमें दिया जा सकता है, तो वो सब हम क्या करते हैं, वो सब हम सेकंड वाले पैराग्राफ में लिखेंगे। थर्ड वाले में क्या है, नियम प्रावधान के बारे में दिया जाता है कि हाँ इसमें कौन सा नियम इस पर लागू हो जा रहा है या किस तरह का हम प्रावधान कर रहे हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम अपने बड़ी अधिकारी को हम ये बस उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं या उन्हें हम बस ये प्रावधान में हम बता सकते हैं कि कौन से नियम इस पर लागू होते हैं, अधिनियम लागू होते हैं, परिपत्र है या संकल्प है या विभागीय आदेश का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे थर्ड वाले में। फोर्थ वाले में क्या होता है कि हम परीक्षण करते हैं, जैसे उपलब्ध तथ्यों और नियमों के आधार पर हम परीक्षण करते हैं। तो जनरली ये जो परीक्षण करते हैं ना, वो जनरली कोई लेटर आता है उसके लिए रिगार्डिंग, लेकिन चूँकि यहाँ पर जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर कोई लेटर के रिगार्डिंग में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बल्कि वहाँ पर क्या होगा कि एक ना टिप्पण का वहाँ पर बस एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसी के आधार पर हमें बनाना होता है। तो हम जनरली वहाँ पर क्या करेंगे, हम परीक्षण विचार ये जो हम वहाँ पर क्या करेंगे, इसको छोड़ भी सकते हैं और ये जनरली लिखिएगा नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रस्ताव। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें प्रस्ताव वहाँ पर देना है, कुछ ना कुछ प्रस्ताव हमें रखना है। भले हमें उस टॉपिक के बारे में न भी आ रहा है, फिर भी हमें उससे कुछ ना कुछ समझकर वहाँ से प्रस्ताव देना है, एक दो प्रस्ताव। और ये पॉइंट वाइज लिखिएगा, बुलेट पॉइंट में ये एक दो प्रस्ताव यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है, हम लिखते हैं सीधे आदेशार्थ प्रस्तुत, और जो भी सक्षम अधिकारी होंगे उनका नाम हम इस साइड में लिख देंगे। बस उनका नाम जी, जो भी सक्षम अधिकारी हैं जिन्हें हम भेज रहे हैं उनका नाम इधर लिखेंगे, और अपना नाम जो होगा वही अपना जो होगा हस्ताक्षर, ये अपना क्या होगा, हम हस्ताक्षर लिख कर यहाँ पर हम हस्ताक्षर करेंगे। और हस्ताक्षर फिर करना है तो रमेश, प्रभात और वसीम के नाम से नहीं करना है, बल्कि हस्ताक्षर करना है क ख ग प फ व च छ या अ ब स के नाम से करना है। और फिर अपना यहाँ पर लिखना है कि आप क्या हैं। आप अगर सहायक प्रशाखा अधिकारी हैं तो यहाँ पर प्रशाखा अधिकारी को दीजिएगा। अगर आप प्रशाखा अधिकारी है तो यहाँ पर आप अवर सचिव को दे सकते हैं, या यहाँ पर कार्यालय प्रधान को दे सकते हैं। जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन में कार्यालय प्रधान करके ही आता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने आप को बस प्रशाखा अधिकारी कर लीजिएगा और यहाँ पर कार्यालय प्रधान कर दीजिएगा, या सहायक प्रशाखा अधिकारी यहाँ पर कार्यालय प्रधान कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो देखिए और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं।